हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन 11th में पढ़ना है और वहाँ उसका बेसिक जानना है और 12th में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन समझने के पहले क्या समझना जरूरी है? सेट और रिलेशन। ठीक है, तो उसकी बेसिक जानकारी जब होगी तो आपको फंक्शन समझना आसान हो जाएगा। हम लोग यहाँ शुरू करेंगे 11th से। जो 12th का जो हमको पढ़ना है उसको जानने के पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं जो हमको 11th में पढ़ना था। तो पहला सवाल ये उठता है कि फंक्शन क्या है। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर हमको समझना होगा कि फंक्शन क्या है तो कैसे समझेंगे कि फंक्शन मान लेते हैं एक मशीन की तरह। किस तरह का मशीन? जैसे कि हम लोग कहीं जाएं अपना वजन मापने के लिए, वजन मापने वाला जहाँ मशीन होता है तो वहाँ क्या होता है कि आदमी उस पर अपना वजन रखता है कुछ भी, और फिर क्या होता है एक पर्ची निकलती है। ठीक है, हम लोग ऐसा लेते हैं कि ऐसा मशीन है जो 200 kg तक का, 0 से 200 kg तक का वो वजन मापता है। ठीक, तो अगर उसमें 250 kg का वजन रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? एरर बता देगा। ठीक, अगर 50, 60, 100 कुछ रखा जाएगा तो जितना रखा जाएगा उतना उसमें वजन पर्ची निकलेगी, उतने वजन की। यानी क्या हो रहा है? कुछ इनपुट डाला जा रहा है और फिर आउटपुट आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि वो ये मशीन, इधर से इनपुट डाला गया, इनपुट क्या डाला गया? कुछ वजन डाला गया और फिर यह मशीन कुछ करता है। ठीक है, और फिर यह आउटपुट देता है, उसको माप कर कुछ। हर एक इनपुट के लिए अपना एक आउटपुट है। ठीक है, यहाँ मैथ्स में हम इसको कैसे कहेंगे कि यह जो मशीन है ना वो क्या कर रहा है? वो क्या है एक्चुअली? वो एक फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है कि हर एक इनपुट के लिए आउटपुट देता है। यानी कि इनपुट जो है, इनपुट एलिमेंट है, उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है आउटपुट एलिमेंट से। ठीक है, ये मोटे तौर पर समझना। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे तो इसको फॉर्मल ढंग से इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक, तो हम लोग दो ढंग से फंक्शन को फिलहाल समझते हैं। फंक्शन एज ए करेस्पॉन्डेंस और आगे समझेंगे फंक्शन एज ए रिलेशन, यानी एक खास तरह का रिलेशन है। ठीक है, शॉर्ट में हम करते हैं कि अगर ए और बी कोई सेट हैं, दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो उनके बीच का हम लोग क्या देखते हैं? ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक, और रिलेशन क्या होता है? इनका सबसेट होता है। ठीक, ऐसा होता है। हम लोग देखें फंक्शन भी क्या है? रिलेशन ही है। फंक्शन क्या है? रिलेशन ही है, लेकिन स्पेशल टाइप का रिलेशन है। वो कुछ कंडीशन को जब वो रिलेशन फॉलो करेगा तो वही रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि ए और बी के बीच का जो रिलेशन है फंक्शन कहलाएगा अगर ये कुछ कंडीशन को मानेगा। वो कंडीशन क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो पहले फंक्शन एज ए करेस्पॉन्डेंस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। यानी ए और बी क्या है? नॉन एम्प्टी। मतलब क्या हुआ? मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि उस सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं है, यानी उसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, जैसे हम लोग दो सेट लेंगे, ये ए है, ये बी है, एलिमेंट्स है इसमें, नॉन एम्प्टी नहीं है, कुछ भी है। ठीक है, तो एफ जो है वो फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। ये इंपॉर्टेंट है, केवल फंक्शन बोलने से डिफाइन नहीं होता है, उसमें बोलना होता है कि वो कहां से कहां है। ये ऐसा क्यों बोलना है वो आगे हम लोग समझेंगे। देन फंक्शन ए फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए रूल। एक रूल है। ठीक है, ए टू बी में जाने का, यानी इसके एक एलिमेंट को यहाँ का एक एलिमेंट रिस्पॉन्ड करेगा तो वो एक रूल के तहत करेगा, या एक मेथड है, या एक करेस्पॉन्डेंस है which associates elements of set A
टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, लेकिन ये काम तो रिलेशन में भी होता था। तो दो कंडीशन क्या है जो इसको रिलेशन से अलग करेगा? वो कंडीशन पहला क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। पहला कंडीशन क्या है कि ए से बी में यह जो रूल डिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट का इसमें एक क्या मिलेगा, ये एसोसिएट रहेगा सेट बी से। ऐसा नहीं रहेगा कि हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि ए से बी ये डिफाइन है, लेकिन पता चला कि सेट ए में एक एलिमेंट है जिसका यहां पर कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं है। बात समझ में आया? अगर ऐसा हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो कीवर्ड क्या है, ऑल। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। अब दूसरा कंडीशन क्या है, एन एलिमेंट, यानी कि इस तरह से जैसे ये जा रहा है, ठीक है, ऐसा हर एक का यहां मिल गया, कुछ ना कुछ इसमें है। अगला क्या है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। यहां कीवर्ड क्या है, यूनिक। सबका तो हो गया, ऑल तो हो गया, लेकिन वो इसमें यूनिकली एसोसिएटेड है। कहने का मतलब कि ये इसके साथ है जुड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं कि इसके साथ भी जुड़ गया। क्लियर है? तो यानी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ऑल और यूनिक। ये दो वर्ड, ये दो कंडीशन जब कोई रिलेशन फॉलो करेगा तो क्या वो रिलेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं और यहां पर कुछ कबूतर बैठे हुए, ठीक है, और यहां पर एक क्या है, एक आदमी, ठीक है, उसके पास एक पिस्टल और निशाना लगा हुआ है इस पर। क्लियर है? तो इसके पिस्टल में कितने बुलेट है, मान लेते 6, ठीक है, और यहां पर कबूतर बहुत सारे हैं। अब इस पर ये फायर करेगा, निशाना लगाएगा, तो क्या करेगा, ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक। अब ये निशाना लगाएगा तो पहले क्या करेगा कि वॉच करेगा कि हम किसको किसको लगा सकते हैं, हर एक को देखेगा वो, पहले इसको पहले उसको, ठीक है। अब यहाँ ये कंडीशन को लोग भूल जाए कि पहली बार फायर करेगा तो आवाज सुनकर सभी उड़ जाएंगे, ये कंडीशन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो दिमाग में इसका चलेगा वो क्या चलेगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसके बाद एक जो रूल, एक मेथड, एक करेस्पॉन्डेंस जो हम लोग बोलते हैं, वो यहां पर क्या है, निशाना, सही निशाना लग जाना, ठीक है। तो वो एक रिलेशन कह रहा है ए और बी के बीच में, लेकिन वही रिलेशन में हम लोग कुछ कंडीशन डालने जा रहे हैं कि निशाना किस ढंग से लगाना है, तब वो क्या हो जाएगा, फंक्शन। कैसे, कंडीशन यहां रख रहे हैं कि इसके पास अगर 6 बुलेट हैं तो 6 के 6 को क्या करना है, फायर करना है। ये नहीं एक बचा कर घर नहीं ले जाना। और फायर करने का मतलब क्या है, हवा में नहीं, फायर करने का यहाँ मतलब है निशाना लग जाना। क्लियर है? तो ये इससे क्या हो गया, ये ऑल का कंडीशन हो गया कि 6 बुलेट हैं, 6 को फायर कर दिया, यानी 6 को निशाना पर लगा दिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि होता है ना एक तीर से 2 निशान, तो वो काम यहाँ नहीं करना है कि एक ही बुलेट से हम 2, 3, 4 कबूतर को मार दिए, ऐसा नहीं मारना। रिलेशन में ऐसा हो सकता, लेकिन यही तो अंतर है, ठीक है। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, हो सकता है कि एक ही कबूतर को ये 2 बुलेट लग जाए, ठीक, 3 बुलेट लग जाए, ये हो सकता है। हो सकता है कि इसमें से कुछ कबूतर बच जाए जिनको बुलेट लगे ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम ये जो निशानेबाजी है इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, फ्रॉम ए टू बी। ये बहुत हिंसक डेफिनेशन हो गया फंक्शन का, ठीक है। क्लियर है? तो अगर हम लोग इसके बेसिक डेफिनेशन को समझ गए, ठीक है, तो हम लोग इसको डायग्राम बनाकर समझते हैं।
फंक्शन किसको कहें, ठीक है। जैसे सेट ए टू बी को फंक्शन हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको जानना है क्या ये फंक्शन है कि फंक्शन नहीं, ठीक है, ये बताना है। ये फंक्शन होगा, फंक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि और नहीं है, इसका करेस्पॉन्डेंस इसमें नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये फंक्शन होगा ये फंक्शन, ये फंक्शन होगा, क्यों? क्योंकि ऑल है और क्या है, यूनिक, ठीक है। यहां रह गया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां यूनिक डिफाइन नहीं है। इसका यहां भी इमेज मिल रहा है और यहां भी इमेज मिल रहा है। ये इमेज मिल रहा है, कहेंगे करस्पॉन्डेंस जो मिल रहा है ना, तो ये जो एलिमेंट है इसका ये क्या है, इमेज है, और इस एलिमेंट का ए वाला क्या है, प्री इमेज, ठीक है। क्लियर हो गया? ये क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन है, ऑल भी है और यूनिक भी है, ठीक है। तो ये डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग समझ रहे हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे देखेंगे, एग्जांपल में कुछ और देखेंगे, और जब टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे तो इन सब का फिर इस्तेमाल वहां पर होगा, ठीक है। अब ये जब हम फंक्शन डिफाइन कर लिए तो ए क्या है, इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, ये डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और इस फंक्शन का बी क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा, ठीक। और ए का जो भी इमेज मिला है उसका जो हम सेट बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। इस फंक्शन का रेंज, यानी क्या हो गया, रेंज जो है वो को डोमेन का ही सबसेट है। हो सकता है किसी कंडीशन में कि रेंज और को डोमेन सेम है, उसको हम लोग देखेंगे कि वो किस कंडीशन में होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आगे देख लेते हैं डिफाइन। ये मोटे तौर पर हम लोग समझ गए। तो फंक्शन ऐसे रिलेशन जिसको समझाया जा चुका है, औपचारिक हम लोग उसको डिफाइन करके यहाँ लिख देते हैं, ओके। ठीक है, तो अब हम लोग फंक्शन ऐसे रिलेशन देखते हैं। Let A and B be two non-empty sets. A relation A from A to B, that is a subset of A cross B, is called a function or mapping or map from A to B if for each elements of A there exist B elements in B such that A B elements of A. ये क्या लिखा गया है, ये कुछ भी नया नहीं लिखा गया, जो अभी हम लोग पढ़े थे उसी को मैथ्स के लैंग्वेज में लिखा गया। क्या कहा जा रहा है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक रिलेशन है जो ए से बी में है, वो फंक्शन कहलाएगा। और अगर वो रिलेशन है तो क्या है, वो तो सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये फंक्शन कहलाएगा या मैपिंग कहलाएगा। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने डायग्राम यहाँ बनाकर समझाया था वो फंक्शन का मैपिंग कहलाता है, ठीक है। तो हम फंक्शन को मैपिंग भी बोल सकते हैं या मैप भी बोल सकते हैं। तो ए टू बी वो फंक्शन कहलाएगा कब, जब हर एक ए के लिए, यानी कि ए के हर एक मेंबर के लिए, ए क्या है, एक जनरल मेंबर, यानी कोई भी एलिमेंट्री, इसका क्या एलिमेंट्स है इसका, ठीक है। देयर एग्जिस्ट बी, यानी हर एक ए के लिए एक न एक इसमें इसका इमेज बी में है, ठीक है। तो ये इसको ऑर्डर पेयर से भी हम इसको कह सकते हैं कि फंक्शन को ऑर्डर पेयर में डिफाइन कीजिए, तो उसके जगह पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये ए बी होगा
वो किसका एलिमेंट्स होगा, एफ का। जैसे रिलेशन में हम लोग देखते हैं ना कि ए से बी में, जैसे मान लेते हैं ए 1 2, ठीक है, और बी मान लेते हैं बी सी। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, ऑर्डर पेयर में आएगा 1b 1c 2b 2c, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई रिलेशन डिफाइन है जो किस तरह से है 1b और 2c, ठीक है। ये रिलेशन हुआ। स्पेशल टाइप का रिलेशन जब होगा तो उसको फंक्शन जब कहेंगे तो क्या हो सकता है वो, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए इसमें हमको मिलेगा। तो मान लेते हैं 1 ये 1b, ठीक है, और क्या हो जाएगा फिर 2 के लिए भी मिलेगा तो वो ले लेते हैं 2b, ठीक है। अब ये क्या हो गए, हम लोग यहां लिखते हैं इसको a to b 1 2, और ये क्या है b और c। तो यह जो a क्रॉस b का ये सबसेट है, देखो ये सबसेट है, ये जो फंक्शन है ये भी एक सेट है, a क्रॉस b का सबसेट है। और कंडीशन क्या है कि इस a के हर एक एलिमेंट के लिए इसमें b में क्या मिलना चाहिए, इमेज मिलना चाहिए। लिखा हुआ ना फॉर ईच a एलिमेंट्स ऑफ a देयर एग्जिस्ट b एलिमेंट्स ऑफ b सच दैट a b एलिमेंट्स ऑफ a। तो 1 के लिए क्या है, यहाँ देख रहे हैं 1 के लिए b, और 2 के लिए क्या है, 2 के लिए भी यहाँ b, तो सब के लिए यहाँ मिलेगी, ठीक। तो ये जो 1b है वो किसका एलिमेंट है, f का, और 2 भी किसका है, वो भी f का। तो हमारा एक कंडीशन तो ये फॉलो कर लिया, क्लियर है। अगला क्या है कि अगर ab एलिमेंट है f का, ठीक है, ab एलिमेंट है f का और ac भी एलिमेंट है f का, तो b और c दोनों इक्वल होगा। इस बात को घुमा कर कहा गया कि अगर मान लेते हैं कि 2 जो है, अगर ये फंक्शन है और 2b से भी करस्पॉन्ड, 2 का करस्पॉन्डेंस b भी है और 2 को c भी करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2c। तो अगर ये फंक्शन होगा तो ये कंडीशन क्या होगा कि b और c क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि ये अलग नहीं है इस कंडीशन के लिए, इस बात को हम लोग यहाँ नहीं लेंगे। एक्चुअली यहाँ कहा क्या जा रहा है कि ऐसा कोई भी अलग, अगर ये फंक्शन होगा तो ऐसा कोई भी अलग नहीं मिलेगा कि 2b से भी हो गया रिलेट हो गया और 2c से भी हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब b और c दोनों अलग अलग नहीं है, क्लियर हो रहा है। तो यानी ये किसको बताता है, ऑल को, और ये किसको बताता है, यूनिक को। जो हम लोग पीछे जो डेफिनेशन देखे थे एज ए कॉरस्पॉन्डेंस, तो उसमें ये क्या बता रहा है, यूनिकनेस बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, ईच एंड एवरी बता रहा है, ठीक है। एक बार फिर हम लोग इसको डोमेन और रेंज को यहाँ समझते हैं। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b, देन डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a। ये जो सेट होगा क्या कहलाएगा, डोमेन, और b का सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन, ठीक है। और रेंज क्या कहलाएगा, तो जिसको ये क्या करेगा, जितना का ये जिस सेट में इमेज बनेगा वो सेट क्या कहलाएगा, रेंज। जैसे हम लोग लेते हैं ये मैपिंग किया हुआ, इसमें डोमेन ऑफ f क्या है, p q r s। कोडोमेन क्या है, ये पूरा सेट भी 1 2 3 4, और रेंज क्या है, जो इसका इमेज जहां बन रहा है 1 2 3, क्लियर है, ठीक है। तो आप हम लोग देखते हैं इक्वल फंक्शन, दो फंक्शन को इक्वल कब कहेंगे। टू फंक्शन f and g are said to be equal if and only if domain of f is equal to domain of g, codomain of f is equal to codomain of g, and fx is equal to gx for all x belonging to their common domain। यानी दो फंक्शन इक्वल होंगे, ये f है, ठीक है, मान लेते हैं a से b में है, और ये g है, ठीक है, ये c से d में है। ये इक्वल कब होंगे, जब दोनों का डोमेन यानी a और c क्या हो, इक्वल हो, कोडोमेन इक्वल हो, b और d क्या हो, इक्वल हो।
तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो कॉमन डोमेन क्या हो जाएगा, ए और सी तो सेम हो गया। तो fx इक्वल टू gx का क्या मतलब है कि कॉमन डोमेन में से जो x लेंगे हम, तो हर एक एंट्री के लिए जो हमको f में b में जो मिलेगा वही हमको यहाँ पर भी मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर यहाँ 1 है, ठीक है, 2 है और यहाँ 5 और 3 है, ठीक, तो और यहाँ भी 1 2 5 3 है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों डोमेन तो इक्वल हो गया, कोडोमेन भी इक्वल हो गया, लेकिन अगर 1 यहाँ इस f में 1 का इमेज यहाँ 5 बनता है और अगर इस g में 1 का इमेज अगर 3 बन जाए और 2 का 5 बन जाए या 2 का भी 3 बन जाए और यहाँ 2 का ऐसे 3 हो, तो डोमेन, करस्पॉन्डिंग डोमेन और करस्पॉन्डिंग कोडोमेन इक्वल तो है, लेकिन fx और gx यहाँ इक्वल नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये इक्वल फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो क्या होगा, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ये a1 to b36 फ्रॉम a to b फंक्शन f जो है fx रूल दिया हुआ है x² + 2 और a to b g डिफाइन है gx = 3x दिया हुआ है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ f का डोमेन क्या है, a है, तो a के हर एक एंट्री के लिए जैसे हम लोग इसका मैपिंग ही करते हैं। ठीक है, a to b 1 2, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, f के लिए x² + 2, तो क्या हो जाएगा 1² + 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 के लिए कितना हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा, यानी ऐसा है। ठीक है, g के लिए लेते हैं लोग a to b, g के लिए लेते हैं 1 2 3 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, तो 1 के लिए 3x करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 के लिए 3x करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो f का डोमेन है वही g का भी डोमेन है, f का जो कोडोमेन है वही g का कोडोमेन है, और अगर यहाँ f1 3 है तो यहाँ g1 भी क्या है 3, यानी क्या हो गया f1 = g1। ठीक, और अगर यहाँ f2 6 है तो यहाँ भी g2 6 है, यानी f2 = g2। यानी इसके हर एक एलिमेंट्स के लिए क्या है, सेम टू सेम g के लिए भी इक्वल है। तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हम लोग क्या कहेंगे कि f और g क्या है यहाँ इक्वल फंक्शन। लेकिन हो सकता है कि इक्वल फंक्शन है तो कुछ लोग ये कहो कि इसका मतलब क्या अर्थ से समझा जाए कि x² + 2 = 3x परमानेंटली, ये बात नहीं है यहाँ। ये आप इसको मानकर घर नहीं जा सकते हैं। क्यों? यहाँ जब आप मान रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या है कि दोनों फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, पूरा रियल नंबर, लेकिन ये कंडीशनल है। यहाँ इसका डोमेन क्या है, ये डोमेन है, पूरा रियल नंबर डोमेन नहीं है, ये है डोमेन। और को डोमेन क्या है, को डोमेन बी है, सेम टू सेम जी के लिए भी है। तो ये अपने दिए गए खास डोमेन और को डोमेन के लिए इक्वल है, न कि पूरे रियल नंबर के लिए। अगर आप इसका डोमेन बदल देंगे तो ये फंक्शन भी तो बदल जाएगा, फिर ये कंडीशन तो लगेगा नहीं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये नहीं समझना है ये सही है लेकिन इसके लिए सही है, न कि पूरे रियल नंबर के लिए सही है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे इक्वल फंक्शन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसको देखकर हम लोग, या फंक्शन है किसी इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, या किसी रिलेशन का ग्राफ दिया हुआ है, तो हम उसको देखकर कैसे बताएंगे कि यह जो है वो फंक्शन है। ठीक, जैसे हम लोग लेते हैं ये एक ग्राफ, ठीक है,
ये भी एक ग्राफ है, ये y है इधर और इधर x है। ये इसमें फंक्शन को है या नहीं, कौन फंक्शन हो, कैसे जानेंगे? तो फंक्शन क्या करता है कि जैसे यहाँ y = x है सभी में, यानी x क्या बताता है, डोमेन बताता है। इस फंक्शन का क्या बता रहा है, x डोमेन, y क्या बता रहा है, उसका रेंज बता रहा है। ठीक है, तो कोई फंक्शन जो है अभी हम लोग देखे कि यूनिकली एसोसिएट रहेगा, यानी x का कोई वैल्यू लेंगे तो हमको इधर एक ही वैल्यू मिलेगा, एक x के लिए दो वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर ये मिल जाएगा तो हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं x का ये वैल्यू है, तो ये सारे x के वैल्यू है, तो हम इसके इस y एक्सिस के पैरेलल यानी x एक्सिस के परपेंडिकुलर हम कहीं भी लाइन खींचेंगे, कहीं भी, और देखते हैं ये जो ग्राफ दिया गया है अगर एक ही पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है, एक ही पॉइंट पर टच करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस x के एक वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग हमको fx में एक ही वैल्यू मिला। तो उस कंडीशन में यह जो ग्राफ है वो क्या है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक पॉइंट यहां नहीं, एक वैल्यू ये मिला और एक वैल्यू ये मिला। एक ही वैल्यू के लिए, एक ही x के लिए, एक इनपुट के लिए यहां दो आउटपुट आ रहा है, यानी ये फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, यहां भी हम लोग देखते हैं जैसे कोई कहेगा कि हम यहां खींच देंगे तब यहां तो एक ही मिला, तो यहां पर एक ही मिला उससे नहीं है, ये अपने पूरे डोमेन में एक भी ऐसा अपवाद मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यही कंडीशन यहां भी है। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको ऐड करके हम इसको एडवांस में थोड़ा सा एक लाइन जोड़ते हैं कि जब इसको ब्रॉड सेंस में फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा अगर एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू y में मिल रहा है, यानी यूनिक होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, मल्टी वैल्यूड फंक्शन एक वैल्यू के लिए एक से अधिक मिल रहा है तो उसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी कहेंगे। तो अब यहां कहोगे कि अभी तो इसको फंक्शन ही नहीं कहेंगे, तो अभी हम लोग जितना जो पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। यहां हमारे फंक्शन बोलने का मतलब क्या होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, आगे बहुत एडवांस में जाने के बाद हम लोग मल्टी वैल्यूड फंक्शन को भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो भी फंक्शन पढ़ेंगे उसमें इस कंडीशन को मानेंगे कि वो यूनिक जो है उसका इमेज बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ग्राफ को देखते हुए हम कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन को मानता है या नहीं मानता, फंक्शन के डेफिनेशन को मानता है या नहीं मानता। ठीक है, अब इतना जो हम लोग पढ़े तो उससे क्या क्या हम लोगों को अभी तक मिला है, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखे फंक्शन का डेफिनेशन देखे, फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा फंक्शन एज ए रिलेशन, उसको देखा। इक्वल फंक्शन देखा, फंक्शन में जो कुछ टर्म है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, उसको समझा। ठीक है, मैपिंग कैसे करते हैं उसको देखें। टाइप्स ऑफ मैपिंग तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग ओवरऑल देखें मैपिंग करके कि किस तरह का मैपिंग फंक्शन में संभव है। और क्या हम लोगों ने देखा, अभी हमने देखा कि उसके ग्राफ देखकर कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और इक्वल फंक्शन देखे, एक दो एग्जांपल भी देखे। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन हम लोग बोलते हैं, अभी टर्म पूरा यूज होगा रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जो हमको पढ़ना है अभी 11th 12th में, उसका मतलब है कि हम लोग जितना भी फंक्शन पढ़ेंगे उन सबका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। आगे जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ना है, रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि उस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो
रियल नंबर होगा। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं भी लिखा रहे तो भी अगर केवल फंक्शन लिखा रहेगा तो हमको दो चीज समझना है, एक कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे कहा कि इस फंक्शन का डोमेन निकालें, ठीक, तो हमको उसका डोमेन कहाँ निकालना है, रियल नंबर समझकर निकालना है, ठीक है। जैसे एक फंक्शन दे दिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी हम लोग इसको सीखेंगे, इसका डोमेन निकालना है। ये हम लोग मानकर चलेंगे कि क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी एक्स को रियल नंबर ही होना है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो फिर इसका डोमेन बदल जाएगा, क्लियर है। तो और दूसरा चीज क्या मानकर चलना है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन को वो सिंगल पॉइंट पर कट करेगा। ये दो चीज हम लोग को मानकर चलना है, ये केवल फंक्शन वर्ड में छिपा हुआ है। तो इतना पढ़ने के बाद क्या क्या नॉलेज हम लोग का बढ़ा, क्या फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन ए फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। डिफाइन ए फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स, दो तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो मूल भाव है वो क्या है, एक ही, ठीक है। फाइंड द डोमेन फॉर व्हिच द फंक्शन f(x) is equal to 2x square minus 1 and gx is equal to 1 minus 3x are equal। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वो डोमेन निकालिए कि ये जो फंक्शन दिया गया है और जो gx दिया गया है दोनों इक्वल है, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर के लिए तो डोमेन के लिए तो ये इक्वल है नहीं, तो देखने से ही लग रहा है अलग अलग है, तो वो डोमेन कौन सा है जहां पर ये इक्वल है, तभी हम लोग इक्वल फंक्शन का देखे थे ना कि दो फंक्शन है तो दोनों का डोमेन सेम होगा, तो वो जो सेम होगा डोमेन वो हमको क्या करना है, निकालना है। अगर हमको को डोमेन निकालने के लिए कहा जाएगा, रेंज निकालने के लिए, तो जब हम डोमेन निकाल लेंगे तो फिर हम रेंज भी निकाल लेंगे। तो दोनों को इक्वल होना है, तो क्या होना है, f(x) is equal to gx होना पड़ेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज f(x) क्या है, 2x square minus 1 is equal to 1 minus 3x। दिस इंप्लाइज 2x square plus 3x minus 1 minus 1 is equal to 0। ये सॉल्व किया जा सकता है, कैसे होगा ये, 2x स्क्वायर, इसको क्या किया जा सकता है, प्लस 4x माइनस x, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 1/2। ये x जो है वही तो इनका डोमेन है, तो हमको डोमेन मिल गया ना, क्या है डोमेन, जो कॉमन डोमेन है दोनों का, जिसके लिए दोनों इक्वल हैं, वो हमको क्या मिल गया, -2 1/2। ये डोमेन में दोनों इक्वल है, ठीक है, सिंपली हो गया। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखना है वो क्या सीखना है कि हम किसी दिए गए फंक्शन का डोमेन निकालना सीखें और रेंज निकालना सीखें। इसके अलावे जब हम लोग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, जैसे कि हमको f(x) दे दिया गया, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2, कहा कि f2 पर निकालें, f2। ये f2 पर हम सिंपली क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसका जो डोमेन होगा, आगे पढ़ेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है हमको, एक्चुअली ये इसके डोमेन का ही एक पॉइंट है, तो इसके डोमेन के किसी पॉइंट पर हमको उस फंक्शन का वैल्यू निकालना है। डोमेन के ही किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालने का क्या मतलब है, डोमेन के बाहर का निकालेंगे तो क्या होगा, तो डोमेन के बाहर का पॉइंट पर तो डिफाइन ही नहीं है, तो हमको मिलेगा ही। जैसे हम शुरुआत में बताया कि कोई मशीन है, तो अगर वो डिफाइन है कि वो 0 to 200 kg तक का ही वजन को माप सकता है, तो अगर कोई 250 kg का सामान उस पर रख देंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, एरर मिलेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम किसी
फंक्शन में किसी फंक्शन का वैल्यू निकालते किसी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट कहाँ का है, उसके डोमेन का। कैसे निकालेंगे, तो यानी x की जगह हम 2 रख दिए, तो जो ये रूल दिया गया है उसमें x की जगह हमको क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। इस तरह से अलग अलग फंक्शन में हम लोग निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अब सवाल कैसा हो सकता है, बुक में दिया भी होगा तो वो यूज करेगा, थोड़ा सा रीजनिंग बढ़ाया जाएगा। मान लिया जाए ऐसा दे दिया 3x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। फिर gx निकाल दे दिया कुछ भी, फिर कुछ भी दे दिया क्वेश्चन, और या कंडीशन दे दिया यहाँ, ठीक। तो उसमें कोई पॉइंट दे दिया, वैल्यू निकालें, अब आप सॉल्व करें और फिर कह दिया कि a और b का आप मान ज्ञात करें, तो क्या निकाला जा सकता है? क्या ऐसा एग्जाम्पल बताना जरूरी है, क्योंकि आप 11th में ऐसा बनाए होंगे या इसको बनाया जा सकता है, ठीक है, सिंपल है। ओके, तो हम लोग अब आते हैं, क्या सीखना है इस चैप्टर में हम लोगों को, कि रेंज निकालना, डोमेन निकालना और रेंज निकालना, ठीक है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। fx = √x² - 1, ठीक। हमको इसका डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब हुआ कि ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन होगा, कहाँ पर ये डिफाइन हो सकता है। तो हम लोग ये देखते हैं, हम लोग को ये समझना होगा कि रूट के अंदर, चूंकि x क्या है, रियल नंबर है, यहाँ तो x रियल नंबर है, तो और ये fx भी जो है सो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसके अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर दे देंगे तो नेगेटिव का रूट क्या होगा, रियल नंबर होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये जहां पर भी ये पॉजिटिव है वो सभी वैल्यू इसका क्या है, डोमेन। क्लियर, ये सिंपल सा इस तरह की कंडीशन, यानी क्या हम करेंगे, इसका डोमेन निकालना है तो हम क्या करेंगे कि x² - 1 को हर हाल में 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। दिस इंप्लाइज साइन स्कीम आप जानते होंगे, इनइक्वालिटी और साइन स्कीम दोनों को इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये एक वैल्यू कितना आया इससे 1, यहां से आया -1 और 1, ये कहां पर लाया करेगा, ये 0 है। 0 पुट करके हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, 0 करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी -1 और 1 के बीच में क्या है, नेगेटिव। इधर क्या है, पॉजिटिव, इधर क्या है, पॉजिटिव होगा, और लेना क्या है हमको, पॉजिटिव। तो यानी क्या हो गया कि 1 से बड़ा है और -1 और -1 से छोटा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया इसका कि ये कितना है, तो -∞ to -1 यूनियन, ये क्लोज इंटरवल इसे ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों भी 1 to ∞, ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है। इन सब पर डिफाइन है, बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि आप लेकर देखें एक बार, 0 लेकर देखें, x0, ये कितना हो जाएगा, √1 रियल नंबर नहीं, और -1 से नीचे ले, -2 ले लें, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 -1 3, ये डिफाइन हो जाएगा। तो ये डोमेन हम लोग निकाले, ठीक। तो किसी फंक्शन का डोमेन दिया है तो सिंपल सा देखना है, वो अगर रूट में दिया है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और भी जब दिया रहेगा तो सिंपल देखना है कि रियल नंबर कहाँ होगा। दूसरा चीज, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो इस फॉर्म में है gx/hx, तो हमको क्या देखना है कि ये 0 जहां पर होगा वो इसके डोमेन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जैसे 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये 1-2 चीज है, धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अलग अलग फंक्शन को भी समझेंगे। अभी एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो उसमें हर एक फंक्शन के बारे में समझेंगे, उसके डोमेन को समझेंगे, रेंज को, ग्राफ को समझेंगे, और फिर उसके आधार पर
जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें हम लोग उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके उस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए सीखेंगे। जब डोमेन सीखेंगे रेंज भी हमको सीखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर पढ़े उसके बाद आपको क्या करना है, डोमेन का प्रैक्टिस करना है, ठीक। अगले सेशन में हम लोग और भी कुछ देखेंगे, ओके।